सो विल स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 14 जो कल मैंने तुमको असाइनमेंट दिया था। उसका एक रीजन था, क्वेश्चन पढ़ने के बाद समझेगा कि कहाँ पे यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन गलत दिया है। आइस एट -20 डिग्री सेल्सियस, आइस का टेम्परेचर -20 है, इनिशियल टेम्परेचर इज एडेड टू 50 ग्राम ऑफ वाटर एट 40 डिग्री सेल्सियस। आइस का टेम्परेचर बताया है लेकिन आइस का तुमको मास नहीं बताया है। वाटर का मास कितना है 50 ग्राम और वाटर का टेम्परेचर कितना है 40 डिग्री। व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर रीचेस 0 डिग्री, मतलब तो फाइनल टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस। और 0 डिग्री इंपॉर्टेंट है क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस इज दैट टेम्परेचर जहां पे वाटर दोनों फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, लिक्विड एंड सॉलिड, राइट। दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट, 0 डिग्री इज इंपॉर्टेंट हियर। इट इज फाउंड दैट, ये भी गलती है, इट इज फॉर्म्ड नहीं, इट इज फाउंड, इट इज फाउंड, इट इज फाउंड दैट 20 ग्राम ऑफ आइस इज स्टिल अनमेल्टेड, मतलब जितना भी ओरिजिनल अमाउंट ऑफ आइस था उसमें से 20 ग्राम अभी भी मेल्ट होना बाकी है, अनमेल्टेड है। द अमाउंट ऑफ आइस एडेड टू द वाटर was close to specific heat of water is 4.2। ये सही है। मैं तुमको वापस बताता हूँ कि नंबर्स को याद कैसे रखना। स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस इज 4.2, ये गलत है, ये 2.1 होता है, हाफ ऑफ वाटर होता है ये। तो ये 2.1 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस है। हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस इज 334 जूल पर ग्राम, ये भी ठीक है। सबसे पहले व्हाट आई वांट यू टू अंडरस्टैंड इज दैट यू नीड टू रिमेंबर स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। तुमको अगर नहीं याद हो तो कोई बात नहीं, सिर्फ इतना याद रखना 1, लेकिन कौन सा यूनिट्स में, 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। अब थोड़ा सा कन्वर्जन कैसे करते हैं वो भी समझ लो। अगर मुझे कैलोरी को जूल में कन्वर्ट नहीं करना है, कैलोरी को कैलोरी में रखना है, लेकिन ग्राम की जगह पे किलोग्राम चाहिए, अगर ऐसा चाहिए तो 1 कैलोरी 1 ग्राम मतलब कितना किलोग्राम, 10⁻³ किलोग्राम पर डिग्री सेल्सियस ही जाएगा। ऊपर तो कितना बन जाएगा 1000 कैल पर किलोग्राम पर डिग्री सेल्सियस, ठीक। और 1 कैलोरी इज इक्विवेलेंट टू 4.2 जूल्स, मैंने कल ही बताया था। तो 1000 इंटू 4.2 बराबर, करेक्ट। तो ये हो गया जूल में पर किलोग्राम पर डिग्री सेल्सियस, तो कितना हो गया 4200, सही है। तो ये हमने कल यूज किया था एक क्वेश्चन में। अब फॉर एग्जाम्पल मुझे किलोग्राम नहीं चाहिए, ग्राम चाहिए, ग्राम, लेकिन कैलोरी नहीं चाहिए, जूल चाहिए। तो 1 कैलोरी हाउ मेनी जूल्स, 4.2 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। तो ये वैल्यू इज करेक्ट, ठीक है। अभी इसके बाद से याद रहेगा आपको, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस मतलब होता है 4.2 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। उसका मतलब होता है 4200 ग्राम, सॉरी 4200 जूल पर किलोग्राम पर डिग्री सेल्सियस। उसका मतलब होता है 1000 कैलोरी पर किलोग्राम पर डिग्री सेल्सियस। सिर्फ यूनिट्स पे थोड़ा सा ध्यान देना, अदरवाइज तुम्हारे आंसर मैच नहीं होंगे, इवन दो यू आर यूजिंग राइट कॉन्सेप्ट। तो इसके बाद से भी ये क्लियर होना चाहिए पिक्चर। अब हाउ टू सॉल्व एनी क्वेश्चन, पहले तो तुम लॉजिकली क्वेश्चन को सोचो। हमारे पास आइस था, कितने डिग्री पे था -20, कितना ग्राम पता नहीं, एम बोल देते हैं, एम सम ग्राम एम। उसके बाद क्या था वाटर, कितने डिग्री पे था वाटर 40 पे था। अब दोनों को मिक्स कर दिया, हु विल लूज हीट एंड हु विल गेन हीट, वाटर विल लूज एंड आइस विल गेन। तो हीट lost by water equals to heat gained by ice, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड को बाद में देखता हूँ, पहले राइट हैंड साइड का सोचते हैं। जितना भी हीट वाटर ने लॉस किया जो आइस को मिला, अब इसमें दो चीजें होगी। आइस कितने पे था पहले -20 बराबर, कितने पे था -20, -20 पे कितना ग्राम था एम, कितना था एम बराबर। वो -20 से 0 पे आएगा क्योंकि आइस का कन्वर्जन किसमें होने वाला है वाटर में, वो तो कितने पे होता है 0। तो पहले -20 से टेम्परेचर बढ़ के कितना होना चाहिए 0। अब 0 डिग्री पे आइस आ गया। अब जो हीट बचा है, देखो जितना वाटर ने हीट लॉस किया उसका एक पार्ट तो यूज हो गया आइस को -20 से कहां तक लाने में 0। अब जो हीट बच गया वो क्या काम करेगा, आइस को मेल्ट करेगा। अब ऐसा हो सकता है कि सफिशिएंट अमाउंट ऑफ क्वांटिटी में हीट है कि पूरा का पूरा आइस मेल्ट हो जाए, ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं भी हो सकता है। तो एक काम करना, पहले लिख देना एम एस डेल्टा टी,
This is the amount of heat, correct, which is basically taking the ice from -20 to 0, correct, ये ice का है, प्लस जो बचा हुआ है, बचा हुआ वो आइस को किसमें कन्वर्ट करेगा, वाटर में। याद है क्या m इंटू एल बताया था मैंने कल, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट फ्रॉम वन फेज टू अनदर, दिस इज मास इनटू लैटेंट हीट, करेक्ट। लेकिन मास m-20 लिखा जाएगा, ऐसा क्यों? क्योंकि सिर्फ 20 ग्राम कहीं तो था ना, फाउंड एट 20 ग्राम ऑफ आइस इज स्टिल अनमेल्टेड। टोटल आइस कितना था, m ग्राम्स, कितना था, m। मान लो मेरे पास 100 ग्राम आइस था, उसमें से बचा कितना, 20, तो कितना मेल्ट हुआ, 80, राइट। मेरे पास अगर 90 ग्राम था और 20 ग्राम मेल्ट नहीं हुआ तो कितना मेल्ट हुआ, 70। m ग्राम था, 20 ग्राम उसमें से निकाल लो तो ये कितना है, m-20, सही है, क्योंकि इतना पार्ट कन्वर्ट हो गया ना किसमें, वाटर में। जिनको अभी भी नहीं समझा मैं वापस बता रहा हूँ, 20 ग्राम इज स्टिल अनमेल्टेड, मतलब 20 ग्राम आइस अभी भी बाकी है। इमेजिन मेरे पास अगर 100 ग्राम होता शुरू में और 20 ग्राम बाकी है तो कितना ग्राम कन्वर्ट हुआ, 80। तो बस शुरू में m था तो अभी कितना वाटर में कन्वर्ट हो गया, m-20 इंटू एल। यहाँ पे लिखोगे वाटर के लिए हीट लॉस बाय वाटर क्या होगा, मास ऑफ वाटर, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर एंड चेंज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर, ये वाटर के लिए, सही है। मास ऑफ वाटर 50 ग्राम था क्या, हाँ। स्पेसिफिक हीट 4.2, अब थोड़ा सा केयरफुल रहना, 4.2 ये ग्राम में था और ये भी पर ग्राम में था। देखो ये ग्राम में था तो ये भी पर ग्राम में होना चाहिए, नहीं तो इधर किलोग्राम में उधर ग्राम में नहीं चलता है, उधर किलोग्राम में इधर ग्राम में वो भी नहीं चलता है। दैट इज करेक्ट। नाउ how much is the change in temperature of water? Water was at 40 and then it goes to 0, करेक्ट, क्योंकि फाइनल मिक्सचर का टेम्परेचर कितना है, 0, तो डिफरेंस कितना है, 40। तो डेल्टा टी फॉर वाटर इज 40। m was the mass of the ice, s is how much, 2.1। what is delta t, 20, क्योंकि -20 से कहां तक आ गया, 0 तक, बराबर, करेक्ट। तो ये आ गया m-20 into l। what is latent heat given to you, 334। अगेन जूल पर ग्राम है, ये चेक करना एसेंशियल है, तो सही हो गया, पक्का पक्का। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज, सिर्फ इसको तो मल्टीप्लाई कर लो, ये वो भी बता देता हूँ कैसे करना है। व्हाट इज 54 था, 54 था 200, तो 50 40 था 2000, कितना, 2000। 4.2 into 1000 कितना था, 4200, तो इंटू 2000 कितना हो जाएगा, 8400, इक्वल टू हाउ मच इज दिस, अरे 21 टू जा कितना, 42 m प्लस 334 m माइनस 6680, बराबर। इसको यहां लाओ तो 8400 प्लस 6680 इक्वल टू, ये कितना हो गया, 336 में 40 ऐड कर लो, 376। तो इन दोनों को ऐड करो, अब इजी है। व्हाट इज एडिशन, क्या करना, पहले ध्यान दो, 8400 है ना, ये 6680, 80 साइड में रखो, 6600 और 8400, 15000 और साथ में 80 लगा दो, तो 15080 इक्वल टू 376 m। तो m कितना हो गया, 15080 बाय 376, राइट, इट इज 40 पॉइंट समथिंग, तो वो 40 पॉइंट समथिंग ही आता है। तो फिर भी हम एग्जैक्ट आंसर चेक करेंगे, 15080 डिवाइडेड बाय 376, 40.10, 40.10 ग्राम, ऑप्शन नंबर डी। बाय। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 15 तो 16 कल हुआ था, अभी क्वेश्चन नंबर 17। अब उसी टाइप का क्वेश्चन है, मोर और लेस। 50 ग्राम आइस एट 0 डिग्री इज इन एन इंसुलेटर वेसल। तो एक इंसुलेटर वेसल में हमारे पास 50 ग्राम आइस है, विच इज एट 0 डिग्री सेल्सियस। 50 ग्राम वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस इज मिक्स्ड इन इट। Then the final temperature of the mixture is, neglect the heat lost। heat lost तो सराउंडिंग की बात चल रही है यहाँ पे, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो एज फॉर योर स्टैंडर्ड इट इज टू सिंपल क्वेश्चन।
50 ग्राम आइस एट 0 इज मिक्सड विद 50 ग्राम वाटर एट 100, और ये दोनों मटेरियल एक इंसुलेटेड वेसल में है, मतलब हीट कैन नॉट गो आउट और कैन नॉट कम इन ऑल्सो। तो ऑफ कोर्स इस केस में हीट लॉस्ट बाय वाटर इक्वल टू हीट गेन बाय आइस, यही होने वाला है। और आपको फाइनल टेम्परेचर पूछा है, करेक्ट? तो फाइनल टेम्परेचर पूछा है आपको, तो कैसे सॉल्व करोगे? यही सेम इक्वेशन, हीट लॉस्ट बाय, किसने हीट लूज किया? वाटर। हीट लॉस बाय वाटर इक्वल टू क्या होगा? हीट गेन बाय आइस। सही बात है। तो व्हाट इज हीट लॉस बाय वाटर? एम एस डेल्टा टी फॉर वाटर इक्वल टू हीट गेन बाय आइस। हीट गेन बाय आइस, एम एस डेल्टा टी फॉर ice plus m into l. What is m into l? What is m into l? What is m into l? Phase change, जिसको तुम बोलते हो latent heat of, हाँ वेपराइज नहीं हो रहा है, वो मेल्टिंग, फ्यूजन, फ्यूजन बोलते हैं इसको? नहीं, क्या बोलते हैं इसको? जब वाटर का कन्वर्जन स्टीम में हो तो हीट ऑफ वेपराइजेशन, लेकिन जब आइस का कन्वर्जन वाटर में है तो अभी तो बोला था ना यहाँ पे, पिछले क्वेश्चन में बोला था कि नहीं? तो हीट ऑफ फ्यूजन है वो, हीट ऑफ फ्यूजन है। अब थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दो। पूरे क्वेश्चन में कहीं नहीं बोला कि आइस मेल्ट हुआ कि नहीं हुआ, कहीं नहीं बोला ऐसा। आइस मेल्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कहीं नहीं बोला है। तो हाउ विल यू डिसाइड आइस मेल्ट हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा एक बात बताओ, व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ आइस? इनिशियल टेम्परेचर, वेरी गुड। व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ वाटर? इनिशियल टेम्परेचर 100। पक्का पक्का, गुड। दोनों का क्वांटिटी मतलब मास सेम है। हीट लॉस होगा वाटर से और गेन करेगा आइस। जो भी फाइनल टेम्परेचर है मिक्सचर का वो 0 और 100 के बीच में, हाँ या ना? हाँ, तो फिर 0 डिग्री के ऊपर आइस एग्जिस्ट करता नहीं है ना, तो मेल्ट होने वाला है, पूरा का पूरा आइस मेल्ट होने वाला है। इसके लिए पूरा मास लिखा मैंने आइस का, पूरा आइस मेल्ट होगा। दिस इज हाउ यू नीड टू थिंक, नहीं तो क्वेश्चन नहीं सॉल्व होंगे। तो अभी m, व्हाट इज मास ऑफ वाटर? 50 ग्राम, फाइन, इट इज 50। व्हाट इज s ऑफ वाटर? अभी देखा था 4.2। व्हाट इज डेल्टा t फॉर वाटर? इट इज द इनिशियल टेम्परेचर ऑफ वाटर विच इज 100 माइनस द फाइनल टेम्परेचर, क्योंकि हमेशा हायर माइनस लोअर लिखते हैं, equal to ms delta t ice। ms delta t ice, what was mass? 50, और ये कितना था? 2.1, करेक्ट। एंड व्हाट इज डेल्टा t? डेल्टा t t minus 0, एक्सेलेंट। हायर माइनस लोअर, प्लस m is 50, और अभी देखा था हमने 334। अभी नहीं दिया है क्वेश्चन में, फिर भी पता होना चाहिए, क्योंकि तुमने पिछले क्वेश्चन में अभी ये वैल्यू देखी थी, तो तुमको अभी इसके आगे से पता होना चाहिए। व्हाट इज latent rate of fusion? You have to know this। अब इसको सिर्फ सॉल्व कर लो। ये 0 इसको देते 42 5 is 210, 100 minus t इक्वल टू, अगेन ये 10 इसको दे दो 21 5 का 105 और साथ में क्या लग गया? t प्लस हाउ मच इज दिस? 334 का आधा कर लो ना। यस, 1670। पक्का? और एक 0, 334 इंटू 10, 3340, उसका आधा ये होता है, और एक 0, बराबर। गुड, श्योर, जस्ट सॉल्व दिस। इसको सॉल्व करो, ये आ जाएगा तुम्हारा 21,000, बराबर। माइनस कितना? 210 t इक्वल टू कितना? 105 t, देन प्लस 16700। इसको यहाँ लाओ, 21,000 में से माइनस कर लो, एंड इट गोज देयर 315। ये कितना है? 4,300 इक्वल टू कितना? 315 t। तो व्हाट इज t? 4,300 अपॉन 315,
रफली हाउ मच? हाँ, 12 पॉइंट समथिंग, 4300 डिवाइडेड बाय 315, वैसे डायरेक्ट भी होता है वो, बट एनीवेज इट इज 13.65, 13.65 करेक्ट। डिग्री सेल्सियस में ही आएगा सब कुछ, क्योंकि सारे वैल्यू डिग्री सेल्सियस में हमने यूज किए हैं। तो आंसर आएगा आपका क्या? बी, बिटवीन 0 एंड 20। क्वेश्चन नंबर 17 चेक कर लेते हैं आंसर। 17 का ऑप्शन ए दिया हुआ है इन्होंने, क्योंकि मे बी, जस्ट अ मिनट, अब ये ऑप्शन ए क्यों दिया है? बिकॉज इस क्वेश्चन में उन्होंने लैटेंट हीट ऑफ आइस जो बोला है ना, लैटेंट हीट, लैटेंट हीट की वैल्यू 80 दी है, जो प्रिंट नहीं हुआ। अगर वो 80 है इन डेलीगेटेड यूनिट्स, तो फिर ऑफकोर्स आंसर चेंज होगा आपका। वो 80 बोला है, तो ये कितना आएगा? 80। तो ये कितना हो गया? हाउ मच? 4000। चेक करेंगे हम लोग, पूरा आंसर चेक करेंगे, बिकॉज वी कैन नॉट अफोर्ड टू मेक मिस्टेक्स हियर। तो ये कितना हो गया? 4000। ठीक, बस वही करेक्शन है ना, बाकी तो नहीं है। हाउ मच इज दिस? 17,000। 17,000 नहीं, आंसर तो नहीं आ रहा, क्योंकि वापस चेक करना पड़ेगा बाकी वैल्यूज को। चेक करेंगे, रुको जरा। दिस इज ओके, दिस फाइन, ये तो ठीक था। दिस इज ऑल्सो ओके, ये भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। 50 इंटू 80 दैट इज 4000। हाँ, तो रुको ना जरा, पर तुम ये नहीं समझ रहे, स्टेट चेंज होने के बाद तो वो आइस हायर टेम्परेचर पे जाएगा ना। आइस कितने पे था? तो वो तो हायर टेम्परेचर पे जाएगा ना। स्टेट चेंज होने के बाद बचा हुआ हीट कहाँ गया? स्टेट चेंज होने के बाद बचा हुआ हीट कहाँ गया? वेसल कौन सा है? हाँ, तो कहाँ गया फिर बाकी का हीट? हाँ, तो फिर वो तो लिखना पड़ेगा ना। तो ये जो टर्म तुम लिख रहे हो, ये टर्म लिख रहे हो, अब करेक्शन यहाँ पे है, वापस ध्यान दो। इज अ गुड क्वेश्चन, अच्छा ऐसा क्वेश्चन देने चाहिए आपको। हमने आइस 0 डिग्री पे किसके साथ मिक्स कर दिया? वाटर एट 100 डिग्री। जो पहला हीट था वो किस लिए यूज हुआ? टू चेंज स्टेट, मतलब ये सेकेंड टर्म। अब वो वाटर बन गया। अब वाटर किस में? वाटर एट 0 डिग्री, उसका टेम्परेचर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? यस। तो किसका टेम्परेचर बढ़ रहा है? वाटर का। तो यहाँ पे जो तुमने स्पेसिफिक हीट लिखा है 2.1, ये 2.1 नहीं आएगा, फिर वो क्या आएगा? 4.2। तो ऐसे क्वेश्चंस में तुमको सोचना तो पड़ेगा, डायरेक्ट थोड़ी आएगा आंसर। तो अभी देखो क्या है इसका, बताओ ये। हाउ मच इज दिस? 210। सही है, गुड, पक्का पक्का, श्योर श्योर। तो ये कितना हो गया? 210। गुड। एंड देन 210 एंड 210 कितना? 420। गड़बड़ है, क्योंकि क्वेश्चन में वैल्यूज नहीं दी हुई है, तो फिर गड़बड़ तो है। 17,000 बाकी कितना? 420। फिर भी तो 10 नहीं आने वाला ना, तो 10 तो फिर भी नहीं आएगा। रुको, तो नथिंग रॉन्ग विथ आवर अप्रोच। गलती थी नंबर 1, आपको लैटेंट हीट की वैल्यू दी नहीं थी जो 80 है। गलती उनके कैलकुलेशन में क्या है, व्हाट दे आर डूइंग इज, ये तो ठीक था, क्योंकि m इंटू एल, व्हाट इज मास ऑफ आइस? 50, व्हाट इज एल? आइस को वाटर में कन्वर्ट करने के लिए 80, ये ठीक है। उसके बाद वाटर बन गया ना, वाटर बन गया। अब टेम्परेचर किसका बढ़ रहा है? वाटर का। किसका बढ़ रहा है? वाटर का। तो यहाँ पे क्या लिखना चाहिए? उधर उन्होंने 80 लिख के रखा वापस, तो आंसर कैसे मैच होने वाला? नहीं होगा। तो दैट इज फाइन, ये तुम्हारा जो भी आएगा इट इज लाइक ग्रेटर देन 40 डिग्री। 40 से ग्रेटर मतलब अबव 20। ऑप्शन डी, नाउ इट इज करेक्ट। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। दिस इज अ एक्सलेंट क्वेश्चन
वापस सबका ध्यान यहाँ, क्योंकि ये क्वेश्चन के जो सॉल्यूशन आपको मिलेंगे ना उसमें डायरेक्ट फॉर्मूला दे के रखा है, लेकिन फॉर्मूला आया कहाँ से वो आप समझेगा। अ पेंडुलम क्लॉक हैज एन आयन पेंडुलम 1 मीटर लॉन्ग। तो एक पेंडुलम क्लॉक है जिसमें एक आयन पेंडुलम है जिसका लेंथ 1 मीटर लॉन्ग है, और अल्फा फॉर आयन आपको दिया हुआ है। यू हैव बीन गिवन अल्फा आयन। अल्फा इज लीनियर एक्सपेंशन कोएफिशिएंट, कितना दिया हुआ है 10⁻⁵ पर डिग्री सेल्सियस। If the temperature rises by 10 degrees Celsius, the clock will lose 8 seconds per day, will lose 4.32 seconds per day, will gain 8 seconds per day, will gain 4.32 seconds per day। अब इसका मतलब क्या है वो समझते हैं। सबका ध्यान यहाँ, मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स, उसमें मैंने आपको बताया था देयर इज समथिंग कॉल्ड एज सेकंड्स पेंडुलम, याद है क्या? सेकंड्स पेंडुलम इज अ पेंडुलम जिसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन होता है 2 सेकेंड्स। कितना? 2 सेकेंड्स। एक ऑसिलेशन मतलब कितना सेकेंड्स? 2 सेकेंड। तो हाफ कितना? 1, और अगला हाफ कितना? 1। तो 1 और 1 2। अब ये पेंडुलम हम लोग यूज कर सकते हैं टू मेजर टाइम। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, एक ऑसिलेशन मतलब कितना? एक ऑसिलेशन मतलब कितना? 2। कितना? 2। तो मुझे बताओ ये टाइम कितना हुआ? 4। मतलब तुमने टाइम पीरियड, मतलब तुमने बेसिकली नंबर ऑफ ऑसिलेशन से क्या निकाल लिया? टाइम निकाल लिया। ऐसा पक्का पक्का। अब टेकिंग द सेम केस, अगर ये जो वायर था ये अगर आयन होता, आयन, तो आयन इज अ मेटल, एंड यू नो कि जब तुम मेटल को हीट करते हो तो क्या होता है? एक्सपांशन। क्या होता है? क्या होता है? एक्सपांशन। क्या होता है? एक्सपांशन। राइट, करेक्ट। अब आपको याद होना चाहिए टाइम पीरियड का इक्वेशन। क्या याद है टाइम पीरियड का इक्वेशन? 2 पाई टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ L बाय G। पक्का पक्का, गुड। G कांस्टेंट है क्योंकि तुम पहले भी पेंडुलम अर्थ पे यूज कर रहे थे, अभी भी अर्थ पे यूज कर रहे हो, राइट? तो T इज प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ L, तो T इज प्रोपोर्शनल टू L रेज टू 1/2। हाँ कि ना? Correct. Do you remember chapter number 1? Delta T by T equals to 1/2 delta L by L, equation number 1। पक्का पक्का। अब ये आपको क्या बताता है? ये बताता है कि अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो लेंथ बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? लेंथ। क्या बढ़ेगा? लेंथ। और अगर लेंथ बढ़ा तो टाइम पीरियड चेंज होने वाला है। इसलिए उन्होंने बोला है अभी थोड़ा वापस कनेक्ट करो। हमारे पास एक पेंडुलम क्लॉक था, मतलब हमारे पास एक क्लॉक था जिसमें पेंडुलम है, और पेंडुलम के ऑसिलेशन से हम लोग क्या मेजर कर रहे हैं? टाइम। अगर मैंने उस पेंडुलम का टेम्परेचर बढ़ाया तो लेंथ बढ़ेगा, लेंथ बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ाया तो ये टाइम है, ये टाइम है। इट इज नॉट टेम्परेचर, ये क्या है? टाइम। ये क्या है? टाइम। टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू, कंफ्यूज मत करना खुद को, ये टी कौन है? टाइम। प्रोपोर्शनल टू लेंथ। लेंथ कब बढ़ता है? जब क्या बढ़ाते हो? तो टेम्परेचर बढ़ा तो लेंथ बढ़ा, लेंथ बढ़ा तो क्या बढ़ा? अब टाइम पीरियड बढ़ने का मतलब क्या होता है? पहले एक ऑसिलेशन के लिए कितना टाइम लग रहा था? 2 सेकेंड। कितना? 2। अभी 2 से ज्यादा लगेगा। एग्जैक्टली 2 से ज्यादा लगेगा, मतलब एक दिन में नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कम हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? क्या हो जाएंगे? कम। तो ऑसिलेशन कम हो रहा है ना, तो अभी टाइम तुम कम मेजर कर पा रहे हो ना, तो गेन हुआ कि लॉस हुआ? हाँ, तो लॉस हुआ। तो बताओ दो ऑप्शन कौन सा नहीं आ सकते? एक्सेलेंट, वेरी गुड। तो गेन वाला आंसर आएगा ही नहीं। दिस इज हाउ यू रिड्यूस योर चांसेस ऑफ मेकिंग रॉन्ग चॉइस, क्योंकि अभी तुमको 4 में से नहीं 2 में से सिलेक्ट करना है। पक्का? गुड। और ये जेई नीट जैसे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है टू फिल्टर आउट। कौन बनेगा करोड़पति तो नहीं है ना, 50-50 चॉइस दे दो, 2 ऑप्शन हटा दिए, वैसे तो नहीं हट सकते। यहां तक आ गए। अब आपको सोचना पड़ेगा, मुझे डेल्टा टी बाई टी चाहिए, लेकिन मेरे पास तो इक्वेशन में डेल्टा एल बाई एल आया, लेकिन मेरे पास ना डेल्टा एल ना एल। एल का तो इन्फॉर्मेशन फिर भी है, आई डोंट हैव इन्फॉर्मेशन अबाउट डेल्टा एल। याद है हमने पिछले चैप्टर में, इफ यू रिमेंबर, पिछला चैप्टर कौन सा? इलास्टिसिटी। वहाँ पे 3 क्वेश्चन छोड़ दिए थे। अब टाइम है टू अगेन टच दोज टॉपिक्स। डू यू रिमेंबर? इफ यू रिमेंबर,
डेल्टा एल बस एल अल्फा डेल्टा टी। लेकिन ये डेल्टा टी कौन है? कौन है डेल्टा टी? टाइम पीरियड, चेंज इन टाइम पीरियड। और वो डेल्टा टी कौन होता है? इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो नोटेशन चेंज। पक्का? गुड। तो आपको क्या मिल गया यहाँ से? डेल्टा एल बाई एल इक्वल्स टू अल्फा डेल्टा थीटा। इक्वेशन नंबर 2। सो देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2, from 1 and 2 you have delta t by t equals to क्या हो गया? 1 by 2. what is delta l by l? अल्फा डेल्टा थीटा। यहाँ तक समझा? अब वन लास्ट थिंग, what was delta l by l known as? इलास्टिसिटी, स्ट्रेन। क्या बोलते हैं उसको? क्या बोलते हैं? स्ट्रेन। अब स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या बना है यहाँ पे? अल्फा डेल्टा थीटा। डेल्टा थीटा क्या है? चेंज इन टेम्परेचर। क्या है वो? चेंज इन। अब उस स्ट्रेन का नाम चेंज करके बोल दिया थर्मल स्ट्रेन, क्योंकि दिस स्ट्रेन इज नॉट बिकॉज ऑफ फोर्स। वहाँ याद रखना, वहां पे तुम एक वायर लेते थे, उसके ऊपर लोड लगाते थे और लोड की वजह से लेंथ बढ़ता था। यहाँ पे लोड की वजह से लेंथ बढ़ा क्या? नहीं। किसके वजह से बढ़ा? टेम्परेचर। तो इसको बोलते हैं थर्मल स्ट्रेन। क्या बोलते हैं? तो व्हाट इज थर्मल स्ट्रेन? अल्फा डेल्टा थीटा। याद रहेगा पक्का पक्का। और ये सीटी में आ सकता है, तो डू नॉट थिंक कि सीटी में नहीं आएगा। यहाँ तक क्लियर? गुड, श्योर। देन पहले फाइंड कर लो 1 by 2। व्हाट इज अल्फा वैल्यू? 10⁻⁻⁵। 10⁻⁵। व्हाट इज चेंज इन टेम्परेचर? 10। और मेक बी श्योर ये डिग्री सेल्सियस में, ये भी पर डिग्री सेल्सियस में है। करेक्ट है? गुड। तो कितना हो गया ये? 5 into 10⁻⁻⁵। पक्का पक्का? गुड। अब यहां तक क्लियर? गुड। देन इधर आंसर जब पढ़ रहे थे तो विल लूज पर डे, विल लूज पर डे। पर डे बोला है ना? तो पहले बताओ नंबर ऑफ सेकेंड्स इन 1 डे कितना होता है? इसको कैपिटल एन बोल देते हैं। कितना होता है? चलो ठीक है, कोई बात नहीं। एक दिन में कितने घंटे होते हैं? हर आवर में कितने मिनट होते हैं? और हर मिनट में इट इज 86,400। राइट? पक्का? नहीं तो चेक कर लो। 60 into 60 3600 into 24 86,400। इसका मतलब तुम हर दिन इतने सेकंड जीते हो। इसका मतलब तुम हर दिन इतने सेकंड बूढ़े भी हो रहे हो। डर लगता है ना बूढ़ा होने से? नहीं। वेरी गुड। तो नंबर ऑफ सेकंड्स इन 1 डे कितना हो गया? 86,400। इसको क्या बोल दिया? n। सो नंबर ऑफ सेकंड्स लॉस्ट पर डे, नंबर ऑफ सेकंड्स लॉस्ट पर डे। अब बताओ कैसे फाइंड करोगे? n number of seconds every day into lost in each day. What is lost in each day? Delta t by t. What is n? 86,400 into कितना? 5 into कितना? 10⁻⁻⁵। अब थोड़ा सा और ध्यान देना, अच्छे से ध्यान देना, काम में आएगा। एक काम करो, ये 5 है ना, मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 2। 86,400 into 10 डिवाइड बाई 2 into 10⁻⁻⁵। ओके? पक्का पक्का? ये क्यों किया मैंने पता है? पता है? पता है? 10⁻⁻⁵, 1 2 3 4 और 5, मतलब ये 10⁻⁵ इसको दे दिया अगर, तो क्या बन गया? 8.64 डिवाइड बाय 2 4.32। एक्यूरेट ऑन द स्पॉट। विल लूज 4.32 सेकेंड्स पर डे। राइट? अभी भी जो सोए थे या जिनका थोड़ा फिजिक्स में इंटरेस्ट कम आ रहा है, उनके लिए मैं रिपीट कर देता हूँ, और नॉर्मल बात है, कोई बात नहीं। वी आर ह्यूमंस, वी लाइक समथिंग, विल डिसलाइक समथिंग ऑल्सो। अब ऐसा है, पहले क्वेश्चन पढ़ने के बाद यू हैव टू अंडरस्टैंड कि हम लोग पेंडुलम क्लॉक यूज कर रहे हैं, तो उसमें एक पेंडुलम यूज होने वाला है टू मेजर टाइम। गुड। और अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो पेंडुलम का लेंथ चेंज होगा, क्योंकि वी नो थर्मल एक्सपांशन विद इंक्रीज इन टेम्परेचर व्हाट इंक्रीजेस? लेंथ। एंड लेंथ इंक्रीज हुआ तो टाइम पीरियड इंक्रीज होगा, क्योंकि टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ, रूट ऑफ लेंथ। लेंथ बढ़ेगा तो टाइम पीरियड बढ़ेगा। टाइम पीरियड बढ़ने का मतलब होता है कि जो पेंडुलम पहले ज़्यादा चक्कर लगा रहा था हर दिन में, अभी वो कम लगाएगा, क्योंकि टाइम पीरियड बढ़ा। मतलब बेसिकली इट विल डू लेस ऑसिलेशन नाउ कंपेयर्ड टू द अर्लियर वन।
मतलब लॉस होने वाला है, तो पक्का है, श्योर श्योर 100%। अब कितना लॉस होने वाला है वो समझने के लिए पहले टी इज प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ एल, तो डेल्टा टी बाई टी इज 1/2 डेल्टा एल बाई एल, और डेल्टा एल बाई एल होता है क्या, स्ट्रेन, लेकिन डेल्टा एल बाई एल इज अल्फा डेल्टा टी, बराबर। तो क्या बन गया, डेल्टा टी बाई टी क्या हो गया, वो डेल्टा टी मतलब डेल्टा थीटा, वो चेंज इन टेम्परेचर है, वो ये टी टाइम पीरियड है और वो थीटा वो क्या है, टेम्परेचर। तो डेल्टा टी बाई टी इज 1/2 डेल्टा एल बाई एल, बट डेल्टा एल बाई एल इज अल्फा डेल्टा थीटा, कितना, अल्फा डेल्टा थीटा। तो डेल्टा टी बाई टी क्या बन गया, 1/2 अल्फा डेल्टा थीटा, ये आ गया इक्वेशन। तो आपको डेल्टा टी बाई टी मिल गया। फिर अब बात आ गई पर डे, क्योंकि ऑप्शन में पर डे बोला है, पर मंथ बोला होता तो पर मंथ में सेकंड्स निकालते, पर ईयर बोला होता पर ईयर में सेकंड्स निकालते, इधर क्या बोला है, पर डे। तो पर डे में सेकंड्स कितने होते हैं, 86,400। उसको डेल्टा टी बाई टी से मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ गया, 4.32। तो कितना लॉस हो गया, 4.32 ना। तो देखो ये एक दिन का लॉस है सेकंड्स में, पर डे का लॉस है, तो पर मंथ का इंटू 30 कर लो अप्रोक्सीमेट पर मंथ, तो 129 पॉइंट समथिंग 130 के आसपास आ गया पर मंथ। 130 सेकेंड्स आर लॉस्ट पर मंथ, पर ईयर इट इज 1560 सेकेंड्स, बराबर। मिनट में कन्वर्ट करना, डिवाइड बाय 60, तो मोर और लेस 26 मिनट्स आर लॉस्ट पर ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी स्टेट बोर्ड के बुक में सॉल्व किया है। अगर आपको याद होगा, एक क्वेश्चन था, एक एल्यूमिनियम का रॉड था और आई थिंक एक कॉपर या ब्रास का रॉड था, अभी याद नहीं मुझे। ऐसा बोला था कि उनमें जो डिफरेंस इन लेंथ है वो हर एक टेम्परेचर पे सेम है, याद है क्या, याद है। एंड एल्यूमिनियम एंड अ ब्रास रॉड हैव सेम डिफरेंस इन लेंथ एट ऑल द टेम्परेचर, और डिफरेंस कितना दिया था तब, 1.5, ऐसा क्वेश्चन था। तो हमने कंडीशन डिराइव किया था, याद होगा तो, प्रोडक्ट ऑफ L into अल्फा इज कांस्टेंट, L1 अल्फा 1 इक्वल टू L2 अल्फा 2, दिख रहा है कहीं पे आंसर, दिख रहा है, L1 अल्फा 1 इक्वल टू L2 अल्फा 2। तो आपके स्टेट बोर्ड के क्वेश्चन भी रिलेवेंट होते हैं, वो इनफैक्ट उससे और आगे था, उसमें आपको बोला था कि दोनों रॉड का इनिशियल लेंथ भी बताओ। तो जिनको नहीं याद कोई बात नहीं, मैं थोड़ा स्पीड भी स्लो कर लेता हूँ और मैं वापस बता देता हूँ। Two rods of length L1 and L2 are made up of materials whose coefficient of linear expansion are alpha 1 and alpha 2। तो पहले रॉड का जो एक्सपांशन कोएफिशिएंट है वो कितना है, अल्फा 1, दूसरा कितना है, अल्फा 2। इफ द डिफरेंस बिटवीन टू लेंथ्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, तो सॉल्व कैसे करते हैं मैं वापस बता देता हूँ। डेल्टा एल एट 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब दोनों रॉड के लेंथ का डिफरेंस 0 डिग्री सेल्सियस पे, और दोनों रॉड के लेंथ का डिफरेंस किसी और टेम्परेचर पे क्या है, सेम है, क्या है, सेम। वेरी गुड। तो ये जो डेल्टा एल है, डेल्टा एल 0, उसको वैसे ही रखता हूँ, इसको लिखता हूँ मैं लेंथ ऑफ द फर्स्ट रॉड और लेंथ ऑफ द सेकेंड रॉड एट सम हायर टेम्परेचर, हाँ कि ना, यस। देयरफॉर यू हैव डेल्टा L0 इक्वल्स टू L1T माइनस L2T, पक्का पक्का। But do you remember? If you remember, length at higher temperature is initial length 1 plus alpha delta t, सही हो गया, good। तो डेल्टा L0 इक्वल टू L1T इज L1, तो L0 1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा t, बराबर, माइनस L0 2 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा t। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, so therefore you have delta L0 equals to L0 1 into 1, बराबर, प्लस कितना, L0 1 अल्फा 1 डेल्टा t, माइनस, ये माइनस है इसलिए माइनस L0 2, वापस माइनस L0 2 अल्फा 2 डेल्टा t। तो डेल्टा L0 इक्वल्स टू L0 1 माइनस L0 2 प्लस, इन दोनों में से क्या कॉमन निकला, डेल्टा टी, क्या कॉमन निकला, डेल्टा टी। L01 अल्फा 1 माइनस कितना
माइनस L02 अल्फा 2 बराबर। L01 माइनस L02 मतलब क्या होता है? डिफरेंस इन लेंथ एट 0 डिग्री। इसका मतलब यही होता है ना। हाँ, प्लस L01 अल्फा 1 माइनस माइनस का लिखोगे, अरे माइनस क्या, L02 अल्फा 2 इंटू क्या हो गया, डेल्टा टी। ओके गुड। देन ऑब्वियसली ये और ये क्या हो गया, कैंसर, तो इधर क्या आ गया, जीरो। L01 अल्फा 1 माइनस L02 अल्फा 2, और ये डेल्टा टी जो है इसको शिफ्ट कर दो तो क्या हो गया, जीरो। क्या हो गया, जीरो। Therefore L01 alpha 1 minus L02 alpha 2 equal to 0. So therefore L01 alpha 1 equal to L02 alpha 2. In general, अगर जनरल लिखने जाओगे तो यू कैन से L1 alpha 1 equal to L2 alpha 2. तो L1 by L2 equal to क्या आएगा, alpha 2 by alpha 1। कहाँ पे, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, ठीक है। सबका ध्यान फिर यहाँ, टुगेदर वी कैन एंड टुगेदर वी विल, बट टुगेदर में तुम्हारा कॉन्ट्रीब्यूशन ज़्यादा चाहिए। द कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ स्टील एंड ब्रास, तो देयर आर टू मटेरियल्स, स्टील और ब्रास, उन दोनों का क्या दिया हुआ है, लीनियर एक्सपेंशन कोएफिशिएंट 11 × 10⁻⁻⁶ and 19 × 10⁻⁻⁶ per degree Celsius. If their difference in length at all temperature has to be kept constant, or what is the difference, 30 centimeter, their length at 0 डिग्री should be, ठीक। तो जब ऐसा बोला हो कि डिफरेंस एट ऑल टेम्परेचर हैज टू बी केप्ट सेम, व्हाट इज द कंडीशन दैट यू विल बी यूजिंग, L1 अल्फा 1 इक्वल टू L2 अल्फा 2। मतलब ये सारे स्टेप्स अभी नहीं करने, तो क्योंकि अभी हमने तीसरी बार ये कर लिया तो अभी नहीं करना है। तो अभी याद रखना है एट ऑल द टेम्परेचर्स L1 अल्फा 1 इक्वल टू L2 अल्फा 2, और यहाँ पे जो 1 है, 1 मतलब स्टील है और 2 मतलब कौन सा मटेरियल बोला है, ब्रास। और क्योंकि सब टेम्परेचर पे बोला है तो मैं L01 और L02 लिख सकता हूँ, ओरिजिनली तो वही आया था ना। गुड। तो यहां से तुमको L01 इक्वल टू कितना मिल जाएगा, L02 अल्फा 2 अपॉन अल्फा 1। तो L01 इक्वल टू व्हाट इज अल्फा 2, व्हाट इज वैल्यू ऑफ अल्फा 2, कितना है, 19 × 10⁻⁻⁶। व्हाट इज अल्फा 1, 11 × 10⁻⁻⁶। तो 10⁻⁻⁶, इक्वेशन नंबर 1, ठीक। देन क्योंकि उन्होंने ऐसा बोला कि हर टेम्परेचर पे डिफरेंस इन लेंथ क्या है, सेम, और कितना है, 30 है। इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 को कहां सब्स्टिट्यूट करोगे, 2, कहां करोगे, 2। सिर्फ एक चीज पे ध्यान देना, L01 ये L02 से बड़ा है कि छोटा है, बड़ा, क्योंकि 19/11 इज ग्रेटर देन 1, तो हु इज बिगर दोनों में से, L01 कौन है, L01, इसलिए क्या लिखा मैंने, L01 माइनस L02। और हमने जो स्टेट बोर्ड में सॉल्व किया था वो उल्टा आया था, याद है क्या, तो उस केस में क्या लिखा था, L02 माइनस L01। सिर्फ इतना आपको ध्यान देना है, नहीं तो आंसर नेगेटिव आएंगे। लेंथ नेगेटिव नहीं होता है, अगर होता तो मैं भी बोलता मेरा हाइट -5 फीट 8 इंच है, ऐसा नहीं होता ना, है क्या, तुम्हारा हाइट माइनस नहीं है ना, लेंथ नेगेटिव होता है क्या। तो जब तुम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, जैसे अभी यू जस्ट आस्क मी कि हाउ डू वी आइडेंटिफाई कि क्या गलत हुआ, अगर लेंथ नेगेटिव आया तो तुमको समझ में आ जाना चाहिए कि नहीं हो सकता है, लेंथ कैन नेवर बी नेगेटिव। तो थोड़ा सा ध्यान दो उस चीज पे, इसको सब्स्टिट्यूट कर दो 2 में। सो देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2 यू हैव L01 मतलब क्या, L02 19/11 माइनस कितना, L02 इक्वल टू कितना, 30 सेंटीमीटर रहने दो बिकॉज फाइनल आंसर आ सेंटीमीटर। तो ये कितना आ गया, L02 19 माइनस 11 अपॉन कितना, 11 इक्वल टू कितना, 30, ये कितना हो गया, 8। गुड।
उसको सॉल्व कर लो, ऐसे सिंपल। तो बताओ L02 इक्वल टू 30 इंटू 11/8, 41.25। चलो गुड, एक्सीलेंट, 41.25। ये कौन है? L02 मतलब ब्रास। कितना है? 41.25। अभी तुमने मुझे बताया कि छोटा कौन है? 2 मतलब कौन है? ब्रास, राइट। तो बड़ा कौन है? स्टील। और अगर ब्रास का 41.25 आया है, 41 के 42, 41.25 आया है, तो स्टील का कितना आएगा? 71 पॉइंट, क्योंकि 30 का डिफरेंस है दोनों में। हाँ, तो फिर L01 कितना बन जाएगा? 71.25 सेंटीमीटर, ऑफ कोर्स दोनों के दोनों। देखो 71.25 एंड 41.25, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। ओह गुड, नाइस कलर्स। आई एम नॉट रियली ऑब्सेस्ड विद कलर्स बट लुक्स गुड। एनीवेज, मैं बीच में ऐसा पुअर जोक नहीं मारूंगा ना तो आधे लोग सो जाएंगे। जागो जागो, थोड़ा सा इंटरेस्ट आपका बना रहे, इसलिए देखो उन्होंने भी बेचारों ने हेल्प कर दी। Two rods having length L1 and L2 made up of material with linear expansion coefficient alpha 1 and alpha 2 were soldered together. You know soldering, when you basically join two different types of wires, उसको soldering बोलते हैं। तो soldered together, the equivalent coefficient of linear expansion for the obtained rod is. So what is the equivalent linear expansion coefficient? ऐसा पूछा है आपको। क्या था क्लियर? हमारे पास दो अलग अलग मटेरियल थे, दो रॉड थे, एक का लेंथ L1 था, एक का L2 था, एक का लीनियर एक्सपेंशन कोएफिशिएंट अल्फा 1 है, दूसरे का अल्फा 2 है। इन दोनों को सोल्डरिंग कर दिया, अभी एक सिंगल रॉड बन गया। इस सिंगल रॉड का इफेक्टिव कोएफिशिएंट पूछा है लीनियर एक्सपेंशन का। क्वेश्चन क्लियर है? पक्का पक्का क्लियर है? गुड गुड। तो बताओ सॉल्व कैसे करेंगे? हाउ टू सॉल्व? हाउ टू सॉल्व? देखो ये ना कुछ चीजें ऐसी होती है दैट यू हैव टू समहाउ connect it with some imaginary thing. For example, let us say मेरे पास दो रॉड है, एक का लेंथ L1 है, एक का लेंथ L2 है, एक मटेरियल अलग है, तो अल्फा 1 इज एक्सपेंशन कोएफिशिएंट एंड द अदर इज अल्फा 2। नाउ इमेजिन अगर मैं वो दोनों रॉड को ज्वाइन करके, इमेजिन उसके ऊपर एक कवर डाल देता हूँ, कवर, तो बाहर से देखने वाले को क्या लगेगा? दैट रॉड इज सिंगल रॉड। सही है, लेकिन है तो दो, बराबर। इसका मतलब होता है क्या होता है कि जब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो चेंज इन लेंथ ऑफ इफेक्टिव लेंथ ऑफ द होल रॉड पूरे रॉड का इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ ऑफ द फर्स्ट पार्ट एंड दैट ऑफ सेकेंड पार्ट। सही है यहां तक? बराबर। व्हाट इज चेंज इन लेंथ का जनरल फॉर्मूला? वाज इट अल्फा एल डेल्टा टी? था ना ऐसा? डेल्टा टी इज चेंज इन टेम्परेचर हियर, बराबर। तो था क्या ऐसा? अल्फा एल डेल्टा टी, लेकिन किसका अल्फा? इफेक्टिव, दोनों का मिला के। किसका एल? इफेक्टिव, दोनों का मिला के, इक्वल टू डेल्टा एल वन, किसका? फर्स्ट का। ये किसका? फर्स्ट का, राइट। डेल्टा टी वन मत लिखना, क्योंकि जब तुम पूरे रॉड को हीट करोगे तो दोनों पार्ट्स का चेंज इन टेम्परेचर सेम है, तो डेल्टा टी वन डेल्टा टू टी टू मत लिखना, प्लस अल्फा टू एल टू डेल्टा टी, करेक्ट। What is the total length of the rod? L1 plus L2। तो ये क्या आ जाएगा? L1 plus L2। डेल्टा टी कैंसल। तो अल्फा 1 और L1 को स्मॉल L1 बोला है और L2 को स्मॉल L2 बोला है। तो व्हाट इज इफेक्टिव एक्सपेंशन कोएफिशिएंट? अल्फा 1 L1 प्लस अल्फा 2 L2 अपॉन व्हाट? L1 प्लस L2। बताओ आप। डन, सिंपल। चलो यहाँ सबका ध्यान, सब में सब आते हो, मेरे को छोड़ के सबका ध्यान यहाँ पे। क्वेश्चन सिंपल है, पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं, फिर देखते हैं सॉल्व कैसे करना है। कंसिडर टू रॉड्स, दो अलग अलग रॉड है,
कोई सोल्डरिंग नहीं है, अभी तक कुछ ज्वाइन नहीं किया। ऑफ सेम लेंथ, लेंथ सेम है, लेंथ सेम है इंपॉर्टेंट, एंड डिफरेंट स्पेसिफिक हीट्स S1 एंड S2, conductivities K1 K2, area of cross section A1 and A2, and both having temperature T1 and T2 at their ends. If the rate of loss of heat due to conduction is equal, then, अब सबसे पहले दो रॉड्स है ना, तो पहले हम लोग दो रॉड्स की बात करते हैं। दोनों का लेंथ सेम है, दोनों का लेंथ सेम है, लेंथ सेम है। तो लेंथ वाइज तो सेम है, तो दे आर लेंथ वाइज सेम, लेंथ वाइज दे आर सेम, लेकिन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज नॉट सेम। तो एक थोड़ा थिक दिखा दिया, एक थोड़ा थिन दिखा दिया, डजंट मैटर रियली। कंसिडर टू रॉड्स ऑफ सेम लेंथ, लेंथ इज सेम, इसका टेम्परेचर T1, इसका टेम्परेचर T2, इधर भी टेम्परेचर T1, इधर भी टेम्परेचर T2, राइट, गुड। लेकिन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका A1 है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसका A2 है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इसका कंडक्टिविटी का वैल्यू K1 है, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, और ये कितना है, K2 है। और इसका स्पेसिफिक हीट S1 है, और इसका कितना है, S2 है। उन्होंने बोला है कि अगर रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट ड्यू टू कंडक्शन इज सेम, सबसे पहले बताना चाहिए रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट मतलब Q/T इक्वल टू K T1 माइनस T2A बाय X, ऐसा होता है। और जिनको यही याद नहीं, तो फिर मैं याद दिला देता हूँ। हमने देखा था लॉ ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, जिसमें हमने बोला था द रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम हॉटर एंड टू कोल्डर एंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए, दिया हुआ है। टेम्परेचर डिफरेंस एंड टाइम फॉर विच द हीट इज फ्लोइंग, तीन पैरामीटर को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, करेक्ट। और जो डिस्टेंस बिटवीन द टू साइड्स है उसको इनवर्सली प्रोपोर्शनल था, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x। तो जब तुम यहाँ से ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हो तो क्या लिखते हो, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी T1 माइनस T2A बाय x। तो Q/T इक्वल टू क्या हो गया, K T1 माइनस T2A बाय x। इसको बोलते हैं लॉस ऑफ हीट, रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट, पक्का। तो मेरे पास अगर दो मटेरियल है, दो है क्योंकि दो रॉड है, तो Q/T फॉर द फर्स्ट वन विल बी इक्वल टू K1 T1 माइनस T2, दोनों केस में सेम आएगा। एरिया सेम था क्या, नहीं, A1 x मतलब लेंथ दोनों का सेम है क्या, हाँ। तो Q/T फॉर द सेकेंड केस इक्वल्स टू क्या आ गया, K2 T1 माइनस T2 A2 अपॉन कितना हो गया, L। लेकिन according to the given criteria, given condition, Q/T of the first case and Q/T of the second case, they are equal, they are equal, पक्का पक्का, yes yes, हाँ कि ना, हाँ। तुम हाँ नहीं भी बोलोगे तो मुझे बोलना पड़ेगा हाँ। तो इसको K1 T1 माइनस T2 मैं डायरेक्टली सॉल्व कर सकता हूँ, एक स्टेप में वो बताता हूँ, लेकिन पहले फुल फ्लैग मेथड देख लो, फिर बताता हूँ कि कैसे डायरेक्टली सॉल्व होता है। L इक्वल टू K2 T1 माइनस T2 A2 बाई L, क्या क्या कैंसिल हो गया, T1 माइनस T2 L, T1 माइनस T2 L, तो क्या हो गया, K1 A1 इक्वल टू K2 A2 आ गया, वेरी गुड। लेकिन अभी आ गया टाइम ट्रिक का, थोड़ा सा ध्यान देना। अब ट्रिक के लिए तुमको ये याद होना चाहिए Q/T इज प्रोपोर्शनल टू इज इक्वल टू, ठीक है, इक्वल टू K T1 माइनस T2 A अपॉन X। अब फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज कांस्टेंट, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है सेम है, हाँ कि ना। उसके बाद दिस इज एंड दिस इज आल्सो कांस्टेंट, इसका मतलब K इंटू ए कांस्टेंट, क्योंकि ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी। तो K इंटू ए क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया, कांस्टेंट। K इंटू ए कांस्टेंट मतलब क्या, K1 A1 इक्वल टू K2 A2। सॉल्व ही नहीं करना था तुमको, डायरेक्ट आंसर। तो अब ये ट्रिक याद रख लेना, ये ट्रिक को याद रख लेना, Ka इक्वल टू कांस्टेंट विच मीन्स K1 A1 इक्वल टू K2 A2। फर्स्ट क्विक
this will be assignment for you. ये क्वेश्चन मुझे सॉल्व करवाना कंपलसरी है क्योंकि मैंने तुमको बोला था इलास्टिसिटी में कि ये क्वेश्चन मैं थर्मल प्रॉपर्टीज में सेट में लाने वाला हूँ, तो करना पड़ेगा। टू आइडेंटिकल रॉड्स, आइडेंटिकल मतलब लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है, L एंड A सेम हो गया। टू आइडेंटिकल रॉड्स, टू रॉड्स आइडेंटिकल इन ज्योमेट्री बट ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स, मतलब यंग्स मॉड्यूलस सेम नहीं है। हैविंग कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन अल्फा 1 एंड अल्फा 2 and Young's modulus y1 and y2 are fixed between two rigid massive walls. दो दीवारों के बीच में दो रॉड लगा दिए, मैं डायग्राम ड्रॉ करके बताऊंगा बाद में आपको। करेक्ट। द रॉड्स आर हीटेड, अब जब तुम रॉड को हीट करोगे तो क्या होगा? एक्सपांशन। जब एक्सपांशन हो रहा है लेकिन तुमने ये दो रॉड किसके बीच में फिक्स करके रखे हैं? रिजिड वॉल्स। करेक्ट, पक्का। तो जब एक्सपांशन होगा तो वो जो रॉड है वो वॉल पे क्या लगाएगा? फोर्स। और फोर्स अपॉन एरिया क्या होता है? स्ट्रेस। मतलब वॉल पे क्या लग रहा है? स्ट्रेस। अब आगे पढ़ते हैं। द रॉड्स आर हीटेड सच दैट दे अंडरगो द सेम इंक्रीज इन टेम्परेचर, दोनों रॉड का टेम्परेचर सेम अमाउंट से बढ़ा। देयर इज नो बेंडिंग ऑफ द रॉड्स। इफ अल्फा 1 बाय अल्फा 2 इज 2:6, the thermal stress developed in the two rods are equal. तो स्ट्रेस क्या है? इक्वल है। क्या है? इक्वल है, राइट। प्रोवाइडेड y1:y2 is equal to। तो पूरा क्वेश्चन तुमको समझा देता हूँ पहले मैं। इट इज अ सिंपल क्वेश्चन, दिखता डिफिकल्ट है सिंपल। तो हमारे पास थे दो रिजिड वॉल्स, तो हमारे पास है दो रिजिड वॉल्स। इन दोनों वॉल्स में, इन दोनों वॉल्स के बीच में हमारे पास है दो रॉड्स, ठीक है। उसमें से इसका कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन अल्फा 1 है और यंग्स मॉड्यूलस y1 है। इसका अल्फा 2 है और y2 है। और जब तुम दोनों का टेम्परेचर इंक्रीज करोगे सेम अमाउंट से, डेल्टा T से, राइट, तो दोनों के दोनों एक्सपांड होंगे तो स्ट्रेस लगेगा किस पे? वॉल पे। किस पे? वॉल पे। और दोनों का स्ट्रेस की वैल्यू क्या बोली है? सेम। तो स्ट्रेस ड्यू टू फर्स्ट एंड स्ट्रेस ड्यू टू टू इज सेम। यहाँ तक क्लियर? पक्का पक्का। अब यू नो रॉड या वायर के केस में हम लोग यंग्स मॉड्यूलस की बात करते थे। व्हाट इज यंग्स मॉड्यूलस? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। वेरी गुड, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। व्हाट इज स्ट्रेस फ्रॉम हियर? व्हाट इज स्ट्रेस का फॉर्मूला फ्रॉम हियर? अरे बता दो। स्ट्रेस इज y into strain। पक्का पक्का, गुड। तो स्ट्रेस ड्यू टू द फर्स्ट वन इक्वल टू y1 into strain ड्यू टू द फर्स्ट वन। पक्का, गुड। स्ट्रेस ड्यू टू सेकेंड इज y2 strain ड्यू टू सेकेंड। पक्का पक्का क्या? इक्वेशन नंबर 2 and 3, from 1 to 3, from equation number 1, 2 and 3, stress 1 and stress 2 are same. तो y1 strain 1 इक्वल टू y2 strain 2। मैं शॉर्टकट भी बताने वाला हूँ, पहले ये तो देख लो। अभी थोड़ा टाइम पहले थर्मल स्ट्रेन नाम की चीज तुमको बताई थी मैंने, अल्फा इंटू डेल्टा टी, डेल्टा थीटा मतलब डेल्टा टी, ठीक है। तो y1 अल्फा 1 डेल्टा थीटा और y2 अल्फा 2 डेल्टा थीटा। और इन्होंने बोला है डेल्टा थीटा बोल देते हैं। इन्होंने क्या बोला है? डेल्टा थीटा दोनों के लिए क्या है? सेम है। तो ये और ये क्या हो गया? कैंसल। तो y1 अल्फा 1 इक्वल टू y2 अल्फा 2, मतलब आंसर बताओ। y1 बाय y2 क्या आ गया? क्या हो गया? अल्फा 2 बाय अल्फा 1। लेकिन अल्फा 2 बाय अल्फा 1 इज मतलब कितना? 3। कितना? 3:1। गुड, पक्का। अब इसका शॉर्टकट ट्रिक यहाँ ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान दो, ध्यान होना चाहिए। यहाँ पे दो रॉड थे आइडेंटिकल इन ज्योमेट्री, मतलब एरिया और लेंथ इज सेम। दोनों का टेम्परेचर भी हमने सेम अमाउंट से इंक्रीज किया, डेल्टा थीटा इज सेम। स्ट्रेस इज ऑल्सो सेम, स्ट्रेस इज ऑल्सो सेम। वेरी गुड। तो यू नो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इज y, करेक्ट है। तो y इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। व्हाट इज स्ट्रेन? डेल्टा L बाय L। लेकिन थर्मल स्ट्रेन क्या होता है?
अल्फा डेल्टा थीटा, सही है। स्ट्रेस सेम है क्या? हाँ। डेल्टा सेम है क्या? हाँ। तो ये कौन है? कांस्टेंट। तो मुझे बताओ y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अल्फा हुआ कि नहीं हुआ? बराबर। तो y1 बाय y2 इक्वल टू अल्फा 2 बाय अल्फा 1 होगा कि नहीं होगा? खत्म, डन। डन, चैप्टर भी डन।